गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी रिपोर्ट नंबर 138 और विच डील्स विथ मैनेजमेंट ऑफ टेररिस्ट इवेंट्स इन्वॉल्विंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। और उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अभी तक चैप्टर 1 विच इज द इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर 2 कंसिडरेशन इम्पैक्टिंग रेस्पॉन्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 which is characteristics and consequences of terrorist incidents that involve radioactive material. So let's start. Again हम लोगों ने मतलब जो भी ये लेक्चर का कंटेंट जो है वो हमने एनसीईआरटी रिपोर्ट नंबर 138 से लिया है which deals about management of terrorist events involving radioactive material. एंड इस मटेरियल का मतलब इस बुक का जो भी कंटेंट है हमने एग्जैक्टली कॉपी किया है ताकि हम लाइन बाय लाइन इसको रीड कर पाएँ और अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर पाएँ। तो जो भी मटेरियल है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया गया है सो दैट वी कैन जस्ट improve their understanding or to educate them regarding this particular topic. So the purpose of this section is to broadly describe the characteristics and likely consequences of two general categories of terrorist incidents that could have widespread radiological consequences. The first is the use of conventional explosive or other mechanism to disperse radioactive material, and the second is the use of nuclear weapons. In addition to radiological dispersal device RDD, the first category also includes the intentional dispersal of radioactive material resulting from an attack on fixed nuclear facilities or radioactive material in transit, as well as malfunctioning nuclear weapons that are detonated with no nuclear yield, a nuclear dude. ठीक है, इस सेक्शन में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक और लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या हो सकते हैं वो उस दो कैटेगरीज ऑफ टेररिस्ट एक्सीडेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो जिनका वाइड स्प्रेड रेडियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है और वो दो कैटेगरीज हैं. एक फर्स्ट कैटेगरीज है जहाँ पे कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव यूज होता है या अदर कोई मैकेनिज्म वो यूज करते हैं टू डिस्पर्स रेडियो एक्टिव मटेरियल. और सेकंड कैटेगरी में हम लोग डिस्कस करेंगे द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे, यूज करते हैं वो लोग. राइट. सो इन एडिशन इसके अलावा रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सिव डिवाइसेस जो है आरडीडी, the first in addition to radiological dispersal device RDD, the first category जो है वो also includes the intentional dispersal of radioactive material. उसमें उन लोगों का इंटेंशन होता है कि उस अटैक में जो फर्स्ट टाइप का जो अटैक जो है वो जिसमें कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव यूज करते हैं या और कोई मैकेनिज्म यूज करेंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्पर्स करने के लिए. और उनमें उनका स्पेशली जो होता है वो उनका इंटेंशन होता ही है कि हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्पर्स करना है आफ्टर अटैक और आफ्टर फ्रॉम अटैक ऑन फिक्स्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज. मतलब अटैक भी करना है कहाँ पे कि फिक्स्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करके रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्पर्स करना. या रेडियो एक्टिव मटेरियल मान लो कोई ट्रांजिट में जा रहा हो, कोई इधर से उधर मूवमेंट में है, उनके ऊपर अटैक करके रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्पर्स कर देना.
एज वेल एज बोल रहा है मैल फंक्शनिंग न्यूक्लियर वेपन्स जो है दैट आर डिटोनेटेड विथ नो न्यूक्लियर यील्ड, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं जिनको डिनोटेट करके रखा हुआ है उनके और जिसमें न्यूक्लियर यील्ड बहुत कम है, लेकिन उसके ऊपर भी अटैक करके वहां से रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्पोर्स करना। सो यहाँ पे हम लोगों ने पहली बात देखी कि इस सेक्शन का पर्पस क्या है। तो इस सेक्शन का पर्पस ये है कि दो कैटेगरीज के टेररिस्ट इंसिडेंट्स के बारे में ये डॉक्यूमेंट जो है या ये सेक्शन जो है वो डील करेगा, और वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। और उसमें से जो फर्स्ट जो है वो कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव यूज करते हैं या कोई अदर मैकेनिज्म यूज करते हैं जिससे रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्पोर्स किया जा सके। और इस फर्स्ट टाइप के कैटेगरी में ये भी टारगेट, उनका इंटेंशनल टारगेट हो सकता है रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्पोर्स करना बाय अटैकिंग ऑन, बेसिकली अटैकिंग ऑन फिक्स्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज। कोई न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां पे उसी पे अटैक कर देना ताकि वहां से रेडियो एक्टिविटी डिस्पोर्स हो जाए, या रेडियो एक्टिव मटेरियल जो ट्रांजिट में है, मूवमेंट में है, उसके ऊपर अटैक कर देना, या ऑलरेडी कोई न्यूक्लियर वेपन है जिसको डिनोटेट करके रखा हुआ है जिसमें न्यूक्लियर यील्ड कम है, उनके ऊपर अटैक करके रेडियो उससे जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल वहां पे कंसंट्रेटेड है उसको डिस्पर्स करना। और सेकंड कैटेगरी का जो है वो सीधे वो लोग न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करना। तो उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके लाइक्लीहुड कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, स्पेशली द रेडियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। द सेकंड कैटेगरी of terrorist incidents considered in this report is the use of nuclear weapon. Right. Second category of terrorist event is the use of nuclear weapons. These weapons might be constructed from nuclear material and conventional explosive, or they might be stolen from military stockpiles. The denotation of a weapon with even a small nuclear yield will cause significant radiological consequences in addition to substantial damage to the infrastructure. These consequences result from both initial ionizing radiation at the time of denotation and from radioactive fallout that will occur for a considerable time after the initial event. देखो इस केस में क्या सेकंड कैटेगरी का जो टेररिस्ट इंसिडेंट है उसमें जो है ये रिपोर्ट जो डिस्क्राइब करेगा उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाता है। और ये वेपन्स जो है, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, इनका एक कहां से कंस्ट्रक्ट करते हैं ये लोग, ये कंस्ट्रक्शन जो है इनका करते हैं न्यूक्लियर मटेरियल से, राइट, एंड कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव, दो चीज मिला करके ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं। तो न्यूक्लियर मटेरियल होगा और उसमें मिक्स करेंगे ये लोग कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव, या हो सकता है कि जो भी ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है इट माइट बी स्टोलन फ्रॉम द मिलिट्री स्टॉक पाइल्स। वो मिलिट्री वालों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो वहां से चोरी किया हुआ हो सकता है और उसको एज ए न्यूक्लियर वेपन्स ये लोग यूज कर सकते हैं। नाउ द डिनोटेशन ऑफ ए वेपन with even a small nuclear yield will cause significant radiological consequences in addition to substantial damage to the infrastructure। मतलब जो न्यूक्लियर वेपन जो भी है हमारे पास या किसी के पास है, उसका भले ही स्मॉल न्यूक्लियर यील्ड हो, लेकिन
उसका डिनोटेशन भी जो है वो भी जो होगा वो सिग्निफिकेंट, उसका भी सिग्निफिकेंट रेडियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस वो प्रोड्यूस कर सकता है। सिर्फ रेडियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं होगा, इट कैन डैमेज सब्सटेंशियली टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वो डैमेज करेगा प्लस उसका रेडियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होगा। इवन मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि डिनोटेटेड कोई न्यूक्लियर वेपन है, वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, इवन उसका न्यूक्लियर यील्ड जो है बहुत कम है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट अमाउंट उसका, इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेडियोलॉजिकल consequences, और it can also cause the substantial damage to the infrastructure। और ये जो डैमेज जो है, ये consequences जो है वो कहां से आता है? इनिशियल आयोनाइजिंग रेडिएशंस जब डिनोटेट करते हैं उसको, उस समय पे भी जो इनिशियल आयोनाइजेशन रेडिएशन जो है, जो भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व होगा उसको आयोनाइजिंग रेडिएशन से, इस इनिशियल प्रोसेस डिनोटेशन प्रोसेस में आयोनाइजिंग रेडिएशन का हजार्ड उसके ऊपर होगा और उसके रेडियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस होंगे। और दूसरा क्या कि रेडियो एक्टिव फॉल आउट विल अकर फॉर ए कंसिडरेबल टाइम। उससे क्या होगा, जब भी ये अटैक होएगा तो रेडियो एक्टिव फॉल आउट होगा वहां से, और दैट विल अकर फॉर ए कंसिडरेबल टाइम आफ्टर द इनिशियल इवेंट। तो उसके कारण भी जो आफ्टर अटैक या जब ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो फटेगा, उस समय पे उससे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलेगा उससे उनको, पब्लिक को डैमेज हो सकता है। आगे चलते हैं। फॉर कन्वीनियंस एंड क्लैरिटी, radiological dispersal incidents are divided into two broad categories, right? Those, it is divided, radiological dispersal incidents are divided into two broad categories. पहला, those involving a small and generally highly localized sources, and second जो है those involving the dispersal of large amount of radioactive material over large area। so हमारे पास दो कैटेगरी हैं। कैटेगरी नंबर 1 क्या है कि जहां पे स्मॉल एंड जनरली हाईली लोकलाइज सोर्स होगा। एरिया जो है वो स्मॉल एरिया है, लेकिन वहां पे हाईली लोकलाइज सोर्स का डिस्पर्सल होगा। और दूसरा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा ओवर लार्ज एरिया पे। सो बेसिकली दो कैटेगरी बनी। कैटेगरी 1 में हमारा क्या होगा कि स्मॉल अमाउंट हो गया, एक स्मॉल अमाउंट in localized, highly localized source, in generally a small amount but highly localized, मतलब small area में आ गया, right? small area में small amount है। और दूसरा कैटेगरी बना हमारा कि लार्ज एक्टिविटी है, लार्ज एक्टिविटी और स्प्रेड ओवर लार्जर एरिया पे, ये लार्जर एरिया पे स्प्रेडेड है। सो दो कैटेगरी के जो हैं हमारे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सन इंसिडेंट्स को डिवाइड किया। सो 3.1.1 localized sources, a single or a few a small low level containing a small amount of radioactive material
sources may be used with principal objective of causing fear within a population and ultimately of disrupting the whole social order. The radioactive material could be packaged in a small container such as an ampoule, shoe box, or even a suitcase size container. If in liquid form, the material could be dumped into a water reservoir or spilled over a small area, or to create mayhem over larger area. It could be released in a small amount from bicycle, motor vehicle, or even an aircraft. So, highly localized source के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है देखते हैं. पहले बोला कि ए सिंगल है और ए फ्यू. लो लेवल containing means a small amount of radioactive material. पहला कैटेगरी हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा फर्स्ट कैटेगरी, और वो हाईली लोकलाइज्ड एरिया में होगा, राइट. और इस टाइप का जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल जो लोग ये लोग यूज करते हैं, उसका उनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फियर कॉज करना विद इन द पॉपुलेशन, और वो फियर जो होएगा उससे अल्टीमेटली दे वांट टू डिस्टरप्ट द सोशल ऑर्डर, राइट. द रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो उसको पैकेज ये लोग कर सकते हैं. किस चीज में पैकेज करते हैं? स्मॉल कंटेनर में होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एम्पुल हो सकता है, शू बॉक्स, राइट. इवन एक सूटकेस साइज कंटेनर का भी यूज कर सकते हैं. यदि वो लिक्विड फॉर्म में है तो मटेरियल जो होता है उसको डंप कर सकते हैं. इट कुड बी डम्प्ड इनटू ए वाटर रिजर्वायर में डाल सकते हैं, और स्पिल कर दिया, स्पिल्ड ओवर स्मॉल एरिया पे गिरा दिया, और टू क्रिएट महीम ओवर लार्जर एरिया पे. इट कुड बी रिलीज्ड इन ए स्मॉल अमाउंट. बाइसिकल से भी कर सकते हैं, और या मोटर व्हीकल का यूज कर सकते हैं, इवन वो एयरक्राफ्ट का भी यूज कर सकते हैं. सो लोकलाइज्ड सोर्स जो है वो पहला चीज एक स्मॉल अमाउंट है, मटेरियल है, और वो लोकलाइज्ड एरिया में ही वो लोग डिस्पर्स करते हैं. उनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पॉपुलेशन के अंदर फियर करना और सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देना अल्टीमेटली. रेडियो एक्टिव मटेरियल को स्मॉल कंटेनर में पैकेज करते हैं, जैसे एम्पुल में कर सकते हैं, जूते का बॉक्स है, इवन सूटकेस साइज का कोई कंटेनर हो सकता है उसमें कर सकते हैं. लिक्विड जो होगा, लिक्विड फॉर्म में यदि है तो वाटर रिजर्वायर है वहां पे जाके के डाल देंगे, या उसको स्मॉल एरिया पे जाकर के स्पिल कर दिया उसका, राइट. और इवन ये अमाउंट जो है, जो स्मॉल अमाउंट जो है उसको ट्रांसपोर्ट ये लोग कर सकते हैं, बाइसिकल का यूज कर सकते हैं, मोटर व्हीकल का यूज कर सकते हैं, या इवन एयरक्राफ्ट का भी यूज कर सकते हैं उसको डिस्पर्स करने के लिए. मतलब थोड़ा एक्टिविटी कम है लेकर के वो कहीं पे गिरा दिया. Because the amount of radioactivity is small, the exposure to individuals would also be expected to be low. Thus, the harm from this kind of source is primarily psychosocial, and whatever low external or internal dose is received should produce no immediate adverse health effects and only a small probability of long-term health effects. The health effects consequences from exposure to low level of ionizing radiations are discussed in section 4 and psychosocial effects in section 5. देखो यहाँ पे क्या है कि जो लो, चूंकि अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो है वो क्या है, स्मॉल है, तो जो भी एक्सपोजर जो होगा इंडिविजुअल है, तो हम लोग जो लोग भी न्यूक्लियर मेडिसिन में काम करते हैं उनको पता है अमाउंट ऑफ एक्टिविटी यदि स्मॉल है तो एक्सपोजर भी जो होगा वो भी इट विल बी एक्सपेक्टेड टू बी लो, राइट. और जो हार्म जो मिलेगा उससे वो इनिशियल लेवल पे इस टाइप से जो स्मॉल रेडियो एक्टिविटी से जो हार्म जो है वो प्राइमरली जो है वो साइको सोशल होता है,
मतलब बेसिकली लोग फियर में आ जाएंगे क्योंकि उनको उतनी अच्छी जानकारी है नहीं कि कितना डैमेज हो सकता है। तो लोगों को रेडिएशन के बारे में एक अलग तरह का फोबिया है सोशल, तो वो साइकोलॉजिकल एक फियर डेवलप होता है। और ठीक है, जो भी अमाउंट ऑफ लाइक लो अमाउंट, वट एवर लो अमाउंट है, इंटरनल एक्सटर्नल हो या इंटरनल डोज जो है, वो रिसीव जो भी होएगा उसका हमें पता है कि इमीडिएट कोई हेल्थ कंसिक्वेंसेस नहीं, एडवर्स इफेक्ट नहीं होएगा। हाँ, थोड़ी प्रोबेबिलिटी जरूर है, स्मॉल प्रोबेबिलिटी है लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स के होने की। और एनीवे बाकी जो हेल्थ इफेक्ट के कंसिक्वेंसेस जो हैं वो लो लेवल के एक्सपोजर से उसको डिस्कस करेंगे सेक्शन 4 में, और जो साइको सोशल इफेक्ट जो है उसको सेक्शन 5 में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। While the principal route of exposure is external, some internal contamination could occur if the radioactivity is inhaled or enters the food chain. For a well-localized event, this would be treated like the spill of any hazardous material. Protective clothing will prevent or at least help to minimize the contamination of emergency responders. However, it will not be possible to shield against penetrating radiation, and care should be taken to minimize the time spent in close proximity to high concentration of the material. So, now, देखो प्रिंसिपल रूट ऑफ एक्सपोजर जो है वो इस केस में एक्सटर्नल है, राइट। लेकिन फिर भी इंटरनल कंटामिनेशन भी पॉसिबल है, वो हो सकता है कब, जब वो इनहेल होए, मान लो कि थ्रू इनहेलेशन इंटरनल कंटामिनेशन हो सकता है, या जो भी रेडियो एक्टिविटी का डिस्पर्सल हुआ है वो जब फूड चेन में इंटर करेगा तो वहां से फिर लोगों को इंटरनल कंटामिनेशन होएगा। यदि एक वेल लोकलाइज्ड इवेंट है और बिल्कुल एरिया फिक्स्ड हो गया, कम एक्टिविटी है, तो उस केस में उसको हम लोग ट्रीट करते हैं जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन में स्पिलेज हो जाता है, और इट कैन बी ट्रीटेड एज ए स्पिल ऑफ एनी हजार्डस मटेरियल। उस केस में हमें क्या करना है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग जो है यूज करना है। वो क्या, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग लाइक एप्रन है, आपका शू कवर है, हेड जो है हेड को कवर कर लिया, राइट, वो जैसे सावर कैप लगाते हैं, तो वो सारी चीजें जो है प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स में, उससे हमें प्रोटेक्शंस मिलेगा, और एटलीस्ट इट विल हेल्प टू मिनिमाइज द कंटामिनेशन ऑफ द इमरजेंसी रेस्पॉन्डर। तो जो भी रेस्पॉन्डर जो भी इस इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करेगा, दे शुड यूज प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग टू प्रिवेंट or at least to help minimize the contaminations. Yes, बट एक मुश्किल प्रॉब्लम है, जब रेडियो एक्टिव डिस्पर्सल होता है तो उस समय पे इट विल नॉट बी पॉसिबल टू शील्ड अगेंस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। ये थोड़ा सा मुश्किल होएगा कि वहां पे शील्डिंग मटेरियल का यूज करना, एंड दस हमें क्या करना चाहिए कि care should be taken to minimize the time spent in close proximity to high concentration materials. तो उस केस में हमें क्या यूज करना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक जो भी चीज डिस्कस किया है इसमें, उसको एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं, राइट। उसमें हम लोगों ने क्या किया कि NCRP 138 जो है रिपोर्ट में, अभी क्या करते हैं हम लोग इसको समराइज करते हैं एक बार कि अभी तक मैंने क्या क्या चीजें डिस्कस करी है। तो सबसे पहले ये क्या किया हमने कि एक सीरीज हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू करा है, जो NCRP रिपोर्ट नंबर 138 सीरीज है, राइट। उसमें मैनेजमेंट ऑफ टेररिस्ट इवेंट्स जो है इन्वॉल्विंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, उसके बारे में ये है डॉक्यूमेंट। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 इसका,
जिसमें उसका इंट्रोडक्शंस था, स्कोप ऑफ द रिपोर्ट, मतलब कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होगा, ये होगा। और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था कल, कंसिडरेशंस इम्पैक्टिंग रिस्पॉन्स के बारे में। और आज हम लोग तीसरा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इसका, जिसमें अब हम लोग डिटेल में ये चीज़ समझने का कोशिश कर रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो भी ये डिस्पर्सल होता है, जो मतलब वो लोग प्लान कैसे करते हैं, मतलब उसमें, और कितने कैटेगरी के इनके एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट। तो इसके बारे में ये पर्टिकुलर चैप्टर है जो डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसमें क्या है कि एक तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी उनका इंटेंशन जो होता है, उनका इंटेंशंस डिफरेंट टाइप्स का, मतलब बेसिक इंटेंशन तो यही होता है कि साइको सोशल फियर क्रिएट करना लोगों के बीच में, और अल्टीमेटली सोशल ऑर्डर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब उसको डिस्टर्ब करना। मेन टेररिस्ट का काम वही होता है। अब है कि ये लोग जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो यूज करते हैं, वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, राइट, और कहाँ कहाँ पे वो अटैक कर सकते हैं। तो दो टाइप का उन्होंने बताया कि दो टाइप के ये लोग प्लान करते हैं। एक तो छोटा एक्टिविटी होती है पहली चीज, एक में कि स्मॉल एक्टिविटी होगी, और जो डिस्पर्सल भी जो होएगा वो बिल्कुल लोकलाइज्ड होगा, एक पर्टिकुलर छोटे एरिया में होगा। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी होगी, और उसका स्प्रेड डिस्पर्सल भी जो होगा वो लार्ज अमाउंट पे होगा। स्मॉल अमाउंट पे उन्होंने बताया कि स्मॉल अमाउंट की एक्टिविटी और हाईली लोकलाइज्ड एरिया में जो होगी उसको कैसे कैसे वो लोग ये कर सकते हैं। तो उनका टारगेट किस तरह की चीजें होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि और लोकलाइज्ड होएगा, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि एरिया को, मतलब बेसिकली मोटा मोटी उनका तरीका यही है कि एक तो क्या कर सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी जो है, जो ऑलरेडी कोई न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन का भी वो लोग यूज करते हैं, कि मतलब सीधे न्यूक्लियर वेपन का यूज कर लें या सिंपली रेडियो एक्टिव मटेरियल को एक्सप्लोसिव के साथ जोड़ दें, मतलब एक कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव ले लिया और रेडियो एक्टिव मटेरियल दोनों को मिक्स कर लिया और फिर उसको छोड़ा। और दूसरा इनका अटैक का तरीका क्या होता है, सीधे न्यूक्लियर वेपन ही छोड़ दो, समझ गए। दूसरा अदर तरीका क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी टारगेट कर सकते हैं, कि यहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है और डायरेक्टली हम उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट करें तो वहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ेगी और वहाँ का जो भी मटेरियल जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो उस एरिया में जाकर के डिस्पर्स हो जाएगा। या दूसरा इनका टारगेट क्या होता है कि कोई रेडियो एक्टिविटी जो है वो ट्रांजिट में है, मान लो मूव कर रही है, और उसी पे अटैक करेंगे ताकि वहां पे फिर वो फटे और वहां पे जाकर के डिस्पर्स हो जाए। छोटे अमाउंट का रेडियो एक्टिविटी का उन्होंने बोला है कि ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो साइकिल से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मोटरसाइकिल भी लोग उसके लिए यूज कर सकते हैं, और एयरक्राफ्ट भी यूज कर सकते हैं, और गया वहां पे गिरा दिया। कई बार ये लोग ये स्पिल कर देते हैं, यदि लिक्विड होता है तो कोई वाटर रिजर्वायर है उसमें स्पिल कर देंगे, या कहीं पे कोई एरिया है जहाँ पे उसको, जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन में कैसे स्पिल हो जाता है उसी तरह से स्पिल कर सकते हैं। तो ये इनके मोड ऑफ तरीके होते हैं जिस वे में ये लोग रेडियो एक्टिव डिस्पर्सल करते हैं। अब है कि उसमें हमें क्या करना है, यदि मान लो कि इस टाइप का, तो ये तो हो गया कि रेडियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस, मतलब इस तरह से ये करेंगे। अब रेडियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस तो है ही इसका, उस समय पे इमीडिएट जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हो ही रहा है, और बहुत सारे के लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट होंगे, कुछ के शॉर्ट टर्म भी इफेक्ट होंगे। जैसे मान लो कि जब ये लोग तैयारी भी कर रहे हैं बम की, न्यूक्लियर में, न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसको डिनोटेट करके रखते हैं लोग, कि मतलब कि वो नहीं होता है जैसे वो बम में टाइमिंग फिट कर देते हैं, इसके बाद ही जाके फटेगा, इतनी देर के पहले नहीं फटा, तो डिनोटेट कर दिया। या बाकी लोग जो बम स्क्वाडर जो होते हैं वो लोग भी तो यही काम करते हैं, उनको पता चल जाता है तो उसको अलग कर देते हैं कि फटने से पहले ये कर दे, तो डिनोटेट करके रखा जाता है बेसिकली उसको, जिसका न्यूक्लियर में कम ईल्ड है। लेकिन जो न्यूक्लियर ईल्ड कम भी है तभी भी उसका सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, ये हम लोगों को पता है, न्यूक्लियर मेडिसिन में जो लोग काम करते हैं। इवन लो लेवल का भी रेडिएशन होगा
तो इमीडिएट तो कोई चीजें नहीं दिखेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो बाकी चीजें इसमें बताई कि जो लोग भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे, जैसे मान लो कि जो हम लोग जा रहे हैं कोई काम करने के लिए वो वहां पे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्मॉल एरिया में कम एक्टिविटी है, राइट। तो फिर भी उसका कुछ ना कुछ एक्सपोजर लगेगा, थोड़ा ही लगेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है यूज करना चाहिए। जैसे मान लो कि एप्रेन है, हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एप्रेन एटलीस्ट आपको प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन से बचाएगा। दूसरी चीज जो है कि कंटामिनेशन नहीं हो पाए उससे भी तो बचा। जैसे मान लो कि शावर कैप आपने यूज कर लिया, शू बूट है, पूरे अपने एप्रेन पूरे बॉडी को कवर कर रखा है, तो जो कंटामिनेशन जो होगा वो चीजों से बचाएगा आपको एटलीस्ट। तो उन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा चीज है कि जब भी फर्स्ट जो भी रिस्पॉन्डर होगा जो वहां पे जाएगा, सील्डिंग मटेरियल यूज करना पॉसिबल नहीं होता है। इमरजेंसी केस में थोड़ा सा ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक सील्ड कहाँ लगाएंगे बाकी चीजें। और उतना मान लो कि आप लेड एप्रेन भी है, आप पहन के सोचो यदि काम करना चाहते हो कर सकते हो यदि पॉसिबल है तो आपके लिए, लेकिन वो है कि वो मूव करना फिर तेजी से बाकी काम करना वो थोड़ा सा हैम्परिंग होती है, मतलब उसमें दिक्कतें आती हैं। तो चूंकि लेड सील्ड या सील्डिंग मटेरियल हम उतना इफिशिएंटली नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए हमें टाइम और डिस्टेंस का फॉर्मूला जरूर यूज करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उन चीजों को काम कंप्लीट करना चाहिए। तो ये चीजें हैं। और लोकलाइज सोर्स के बारे में लास्ट स्लाइड जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में वही था कि प्रिंसिपल रूट जो है, चूंकि बाहर डिस्पर्सल हुआ है तो उससे एक्टिविटी तो आ रही है, लेकिन इंटरनल कंटामिनेशन को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता। मतलब एक्सटर्नल तो होएगा आपको एक्सपोजर, लेकिन इंटरनल एक्सपोजर भी हो सकता है। और इंटरनल एक्सपोजर तब होएगा जब इनहिलेशन होएगा, एक तो इनहिलेशन रूट बन सकता है, और तब जब वो फूड चेन में रेडियो एक्टिविटी आ जाए। तो जब हम लोग जो कुछ भी खाना खाएंगे उससे इंटरनल कंटामिनेशन हमारा बढ़ेगा। तो ये होता है। और बाकी यही है बेसिकली कि एटलीस्ट वही प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग जो है प्रिवेंट करता है, या एटलीस्ट वही जो है हेल्प टू मिनिमाइज द कंटामिनेशन ऑफ द इमरजेंसी रिस्पॉन्डर। तो इसलिए वही बोल रहे हैं कि इट विल नॉट बी पॉसिबल टू शील्ड अगेंस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन एंड केयर शुड बी टेकन to minimize the time spent in close proximity to high concentration of the material। तो उस समय पे यदि हमें आइडिया है कि हाई कंसंट्रेशन है तो उधर की तरफ कम टाइम स्पेंड करना है। सो अभी तक जो था वो हम लोगों ने यही चीज डिस्कस करा था, ठीक है, ओके। ठीक है, आगे चले। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस तो दिखा तो रहा है। हाँ ठीक है। ये टाइम नहीं बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि 24 मिनट पे जाकर रुक गया। अच्छा उसके बाद, अच्छा वो जब एंड हो जाता है तभी जाकर के वो डिस्प्ले करता है। ओके, अच्छा अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। गुड, ठीक है, आगे चलें फिर। ओके, राइट। Generally, these sources are easily located with the use of radiation detecting instruments and effective protective measures designed to control the source and limit exposure to the public may be taken very quickly. Detailed guidelines is provided for medical personnel in section 4 and for other emergency personnel in section 9। क्या बोल रहे हैं कि जनरली जो है इस टाइप का जो भी लोकलाइज सोर्स जो होता है उसको हम लोग इजिली लोकेट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ रेडिएशन डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, जो हम लोग रेडिएशन सर्वे मीटर यूज करते हैं। तो उससे इसका लोकेट कर सकते हैं। और फिर बोल रहे हैं एन इफेक्टिव प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है, मतलब इसको हम लोग ले सकते हैं कि इफेक्टिव प्रोटेक्टिव मेजर्स डिजाइन किया जा सकता है टू कंट्रोल द सोर्स एंड लिमिट द एक्सपोजर टू द पब्लिक मे बी टेकन वेरी क्विकली। जैसे मान लो कि हमें पता चल गया, राइट, कि हमने लोकलाइज कर लिया कि एक्टिविटी जो है वो पर्टिकुलर इस एरिया में है, करेक्ट, यहाँ पे है, राइट। तो जो न्यूक्लियर मेडिसिन का कॉमन फंडा है क्या,
इसको क्या करो, एक फेंसिंग लगा दो, राइट, जहां तक पॉसिबल है कि इनको और पब्लिक को अलाउ मत करो इसके अंदर जाने के लिए। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, राइट, कि द पब्लिक विल नॉट बी अलाउड टू गो इनसाइड, इस बैरियर के अंदर इधर नहीं जाएगा, इसी के बाहर ही पब्लिक रहेगी, पब्लिक इसके अंदर नहीं जा सकती, दे विल नॉट बी अलाउड टू गो इनसाइड दिस, राइट। तो आप उससे कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मेजरमेंट है कहां तक कितना फॉल आउट हो रहा है, तो वो एरिया को आप मार्क कर दो और आप एक्शन ले सकते हो। तो लोकलाइज के केस में ये पॉसिबल है कि पब्लिक की का एक्सपोजर जो है हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, करेक्ट। अब दूसरा इवेंट जो है वाइडली स्प्रेड सोर्सेस। अब सोर्स जो है एक तो जो है वो पूरा वाइड एरिया में स्प्रेड हो गया और अमाउंट भी काफी हेवी है, ये तो लोकलाइज्ड का था। Of greater concern are events that result in the dispersal of radioactive materials over large area through the use of explosive coupled with a large amount of radioactive material। मतलब उन्होंने क्या कर लिया, यूज कर लिया वो कि पहला तो एक्सप्लोसिव यूज कर, एक्सप्लोसिव को जोड़ दिया किसके साथ, लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल के साथ, और ये जब डिस्पर्स होएगा ये रेडियोएक्टिविटी तो हमेशा जो होगी वो लार्ज एरिया में जाएगी। इफ द टारगेट एरिया इज पॉपुलेटेड, जहां पे उन्होंने यदि टारगेट किया है कि टारगेट एरिया जो है वो पॉपुलेटेड एरिया है, इंडिविजुअल्स इंजर्ड बाय एक्सप्लोशन आर लाइकली टू बी कंटामिनेटेड विद द रेडियोएक्टिविटी। तो उसमें जो लोग भी इंजर्ड होंगे वो वो लोग कंटामिनेटेड भी हो सकते हैं रेडियोएक्टिविटी से, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ radioactive materials would likely be used in such devices, and radiation casualty may include individuals who have received life-threatening levels of exposures। देखो इस केस में चूंकि एक्टिविटी जो है वो ज्यादा है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल वुड लाइकली टू कॉज इन सच डिवाइसेस जो यूज किया है, मतलब एक्सप्लोसिव और उसको ये डिस्पर्स करने के लिए, तो उस केस में जो रेडिएशन कैजुअलिटी जो भी होगी, राइट, उसमें इंडिविजुअल जिन्होंने भी रेडिएशन रिसीव किया है दे विल हैव द लाइफ थ्रेटनिंग लेवल ऑफ एक्सपोजर। जैसे है आपको पता है कि 4 to 5 ग्रे के बीच में यदि आएगा तो इमीडिएट होल बॉडी एक्सपोजर हो तो 50 डेज के अंदर में उसका डेथ हो सकता है, तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। The objective of such a device is similar to that of the smaller source, but it is intended to affect an extended area or population। क्या बोला, objective of such device मतलब such device मतलब explosive और mixing the large amount of radioactive material। तो जो जिस डिवाइस को वो लोग स्मॉलर सोर्स के लिए भी यूज करते हैं वैसे ही ये लार्जर सोर्स के लिए भी यूज होता है, लेकिन उनका इंटेंशन जो होता है कि वो इफेक्ट करना लार्जर पॉपुलेशंस को इस केस में, ठीक है। आगे चले। The most likely scenarios involve the use of solid radioactive material that would be of low enough activity that the construction and delivery of the RDD will not seriously inhibit the terrorist from carrying out the attack। Right। ये क्या बोल रहा है आपको, द मोस्ट लाइकली सिनेरियो जो है वो क्या होगा, वो लोग क्या यूज करेंगे कि सॉलिड यूज के सॉलिड रेडियोएक्टिव मटेरियल यूज करते हैं, राइट, जिन जो एंड दैट वुड बी ऑफ लो इनफ एक्टिविटी, एक्टिविटी जो होती है उसमें कम होती है, राइट, और आरडीडी और उसके कंस्ट्रक्शंस में यूज होते हैं, मतलब सॉलिड मटेरियल लेंगे लेकिन एक्टिविटी कम रखेंगे, राइट, ताकि टेररिस्ट जो है वो अपना अटैक आराम से प्लान कर सके। अदरवाइज बहुत ज्यादा एक्टिविटी होगी और उस टाइप की चीजें इन लोगों को भी करनी पड़ेगी, तो इनिशियल लेवल पे जो भी करेगा इवन डिनोटेट करने के लिए भी, बनाने के लिए भी, उसको भी एक्सपोजर ज्यादा लगता है, तो जनरली इस टाइप की वो लोग चीजें करेंगे, एक कॉमन चीज है। लार्ज सोर्सेज ऑफ पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस आर डिफिकल्ट टू हैंडल safely and without detection by authorities। Shielding materials that are adequate to protect both the individuals
who construct these devices and those who are to deploy them complicate the design and fabrication of effective weapons. Although not insurmountable, these challenges can only be overcome with considerable technical expertise and sophisticated resources. मतलब बोलता है कि देखो ऐसा नहीं है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी जो है वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब वही बोला कि इट इज नॉट ऑल्दो नॉट इनसरमाउंटेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको एक मतलब इस चैलेंजेस को ओवरकम नहीं किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि सोफिस्टिकेटेड रिसोर्सेज हो उनके पास और एक्सपर्टाइज हो, तो हाई अमाउंट ऑफ एक्टिविटी जो है उसको भी वो लोग टारगेट मतलब मिक्स कर सकते हैं विथ ऑल टेक्निकल, ये मान लो रोबोटिक यूज कर लें, करके बना लें, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसमें, तब जाकर के उतने अमाउंट का वो लोग प्रिपेयर कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा सोच करके हमें नहीं चलना है कि क्योंकि ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व है या ज़्यादा उसमें चैलेंजेस इन्वॉल्व है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी जो वो लोग टैग नहीं कर पाएंगे, वो कर सकते हैं। राइट, चले आगे। Although the most likely devices involve a high explosive coupled with a solid, usually pellets or powder, the radioactive material could also be in some kind of solution. ऐसा भी हो सकता है कि solution form में भी radioactivity को लोग टैग कर सकते हैं, और even be a radioactive gas, तो radioactive gas भी हो सकता है। राइट, सही है। So they can for the high explosive coupled with solid, usually pellets, powder, radioactive material could be of some kind of solutions, even the a radioactive gas भी हो सकता है। Progress. So the area over which these materials will be dispersed depends on the amount of explosive, atmospheric conditions, and the extent to which the radioactive material adheres to dust or other material dispersed by the explosion. मतलब ये बोल रहे हैं कि कितनी एरिया पे ये रेडियोएक्टिव मटेरियल जो है डिस्पर्स होएगा, वो डिपेंड करता है किस चीज पे, एक तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव कितना उन्होंने यूज करा है। राइट, दूसरा बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, गर्मी है, हवाई तेज तो नहीं चल रही है, बारिश हो रही है, बहुत सारे कंडीशंस हैं। राइट, यदि मान लो कि बारिश हो रही है और हवाएं तेज चल रही हैं तो दूर दूर तक जाएगा, बारिश हो रही है तो सीधे सेटल्ड हो जाएगा, और हवाएं भी तेज चल रही है, बारिश भी हो रही है, तो डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट होगा। नहीं, सो इट विल बी, इस पे होएगा एक तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे होगा, एंड द एक्सटेंट टू विच द रेडियोएक्टिव मटेरियल्स adheres to dust, मतलब रेडियोएक्टिव मटेरियल डस्ट के साथ कितना जाके चिपक जा रहा है, और अदर मटेरियल डिस्पोज्ड बाय द एक्सप्लोजन। राइट, या अदर जो वहां पे एक्सप्लोसिव जो यूज किया है उसके मटेरियल पे कितना जाके चिपक रहा है। राइट, एंड अदर मटेरियल डिस्पोज्ड बाय द एक्सप्लोजन, मतलब एक और चीज, वो उस मटेरियल पे नहीं, जब एक्सप्लोसिव उन्होंने यूज करा जहां पे, तो जो उससे जो मटेरियल जो फटा बाहर इधर उधर उसके ऊपर कितना जाकर चिपक रहा है। सो इट विल डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर्स कि कितना दूर के एरिया में जो होगा वो रेडियो एक्टिविटी डिस्पर्स हुई होगी। राइट, any gases will escape, but finely dispersed radioactive particulates or just chunk of metal will contaminate the ground and the surface of the structure. Clear? एकदम गैस तो एस्केप करेगा ही करेगा, बट फाइनली डिस्पर्स रेडियोएक्टिव पार्टिकुलेट्स जो होंगे, राइट, रेडियोएक्टिव पार्टिकुलेट्स जो होंगे वो, और जस्ट चंक ऑफ द मेटल्स, जो जब एक्सप्लोसिव में यूज करते कोई मेटल्स होगा, वो सारी चीजें होंगी, विल कंटामिनेट द ग्राउंड, क्योंकि उसके साथ भी तो रेडियो एक्टिविटी चिपकी हुई है, सो इट विल कंटामिनेट द ग्राउंड एंड सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर।
करेक्ट, बिल्डिंग है, जो भी है, स्ट्रक्चर्स मतलब वो। In this scenario, it is most likely that only a small area of a few city blocks would be involved, but like a chemical spill, care is needed to avoid the spread of the material into other area. Right? क्या बोल रहे कि in this scenario, it is most likely that only a small area of a city block will be involved. Correct? But like a chemical spill, जैसे एक chemical spill होता है, care is needed to avoid the spread of material into the other areas. As before, it is expected that most exposure would be low, and the principal health and psychosocial effect in the aftermath of such an event would be similar to those discussed in 3.11 but for a larger populations. हमने क्या देखा कि हमने पहले जो भी डिस्कस किया था इवन वाइडली स्प्रेड सोर्सेज के बारे में, उसमें हमने बोला था कि वो लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, और हमने ये भी देखा कि वहां पर भी उन लोगों के लिए भी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी का वो बम बनाना, उसके साथ मिक्स करना वो संभव नहीं है। तो जनरली जो होता है वो लो अमाउंट ही होता है, बट उसने एक क्वेश्चन दिया था कि ऐसा नहीं है कि मतलब वो लार्ज अमाउंट भी यूज कर सकते हैं विथ ऑल टेक्निकल एक्सपर्टाइज हो, बाकी सारी चीजें हो तो, लेकिन जनरली वो अमाउंट जो होता है रेडियो एक्टिविटी का कम होता है, लेकिन उनका मेन टारगेट होता है कि वो काफी बड़े एरिया में जाकर के स्प्रेड हुए। तो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होगा वो स्मॉल जो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एक्सपोजर जो होगा उसी तरह का होगा, राइट। लेकिन एक्सप्लोसिव से जो कॉज होगा, जो लोगों को लगेगा, जितने दूर तक एक्सप्लोसिव जाएगा, इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसा होगा, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि क्या क्या चीजें जो होंगी वो कितने दूर के एरिया में वो फैलेगा। और वो बोल रहे हैं कि एक जनरली हो सकता है कि एक सिटी ब्लॉक तक ही वो सीमित रहे, लेकिन जब भी रिस्पॉन्डर या कोई भी काम कर रहा है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो आगे ना फैले, उससे ज्यादा ना फैले, वो एक लोकलाइज्ड हो। ठीक है, गुड। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एडजेसेंट spent fuel storage depots, nuclear fuel reprocessing facilities, transport vehicles, or any high-level waste site are potential target for the use of high explosive to disperse into the atmosphere the very high level of radioactivity associated with material at these facilities. मतलब बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, उस न्यूक्लियर रिएक्टर को टारगेट कर लेंगे जहां पे एडजेसेंट स्पेंट फ्यूल स्टोर जहां पे करते हैं, जो यूज जो है जैसे डिकेड सोर्सेज जो हम लोग यूज करते हैं उसको उस प्लेस को टारगेट कर लेंगे। न्यूक्लियर फ्यूल प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो है उसको टारगेट कर लेंगे, या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, राइट। एनी हाई लेवल ऑफ वेस्ट मेट साइट जो है वो उसको टारगेट करके ये लोग क्या करते हैं कि उसको एक्सप्लोसिव से उड़ाएंगे, तो उसकी एक्टिविटी हाई एक्टिविटी जो होगी वो एक्सप्लोड होकर के बहुत एरिया में होएगी। तो यही टारगेट होता है। अपने से हाथ से यदि बनाना है, इनको खुद बनाना है तो वो कम का होगा, लेकिन इस टाइप के टारगेट करेंगे तो उस समय पे हाई एक्टिविटी एरिया होगा, हाई लेवल ऑफ, वेरी हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी, राइट। ए सक्सेसफुल incursion into a nuclear power reactor would require a very heavily armed force, since commercial reactors are very well protected. Only when a reactor is being refueled and the containment structure is open would atmospheric dispersion of the reactor's nuclear fuel be likely as a result of the यूज ऑफ हाई। ठीक है, ए सक्सेसफुल बोल रहे हैं कि इनकर्शन इनटू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर वुड रिक्वायर ए वेरी हेवीली आर्म्ड फोर्स चाहिए उनके लिए, सिंस कमर्शियल रिएक्टर्स आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। ओनली व्हेन ए रिएक्टर इज बीइंग रिफ्यूल्ड, जब वो रिफ्यूल्ड होता है एंड द कंटेनमेंट स्ट्रक्चर ओपन,
would atmospheric dispersion of reactors nuclear fuel be likely as a result of the use of highly explosive? तभी जब वो ओपन होएगा तभी हाईली एक्सप्लोसिव जब उसमें काम आके अटैक करे तब जाकर के डिस्पर्सन होएगा. हाउएवर आफ्टर रिएक्टर शटडाउन, जब रिएक्टर शटडाउन होता है तब लेस रेडियोएक्टिव मटेरियल इज कंटेन्ड इन द फ्यूल than during normal operations because short-lived fission products quickly decay to low or negligible levels. Also, because there is less decay heat in the fuel, there is less energy to derive fission products out of the partially damaged fuel. मतलब बेसिकली वो ये बता रहा है कि वो किस पर्टिकुलर टाइम पे कर सकते हैं अटैक, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी निकलेगी, और किस टाइम पे वो अटैक करेंगे तो उस समय पे कम रेडियो एक्टिविटी निकलेगी. सो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है. तो वो भी जानकारी होना है कि वो किस स्टेट में था न्यूक्लियर रिएक्टर, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. Spent nuclear fuel elements could also be targeted, but they contain much less radioactivity than an operating reactor plant because of rapid decay of fusion products. So यहाँ पर भी वही है, बेसिकली हमें आइडिया होना चाहिए कि किस टाइम पे यदि अटैक हो रहा है, अटैक होएगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिविटी निकलेगी, या किस टाइम पे अटैक हो, इस टाइम पे अटैक हुआ तो लेस अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो होगी वो निकल के आने वाली है, स्प्रेड होएगा. सो लाइक जैसे बोला कि स्पेंट न्यूक्लियर एलिमेंट्स could also be targeted, but they contain much less radioactive material than an operating nuclear plant because of the rapid decay of fission products. Concerning the affected area, health hazards expected from dispersal of highly radioactive nuclear fuel would be similar to that which occurred at Chernobyl, but on a significant smaller scale. Concerning the affected area, जो हेल्थ हजार्ड जो है, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डिस्पर्सल ऑफ हाईली रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल, वो लगभग सिमिलर होगा जैसे चेर्नोबिल एक्सीडेंट्स के टाइम पे जो हुआ था, बट ऑन ए सिग्निफिकेंटली स्मॉलर स्केल पे. लेकिन ये जो होगा सिग्निफिकेंटली स्मॉलर स्केल पे होगा, क्योंकि चेर्नोबिल पे इट वाज ऑन द वेरी हाई स्केल लेवल पे हुआ था. रेडियोएक्टिव गैसेस, लिक्विड्स एंड पार्टिकुलेट्स जो है वुड सर्व एज ए सोर्स ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सपोजर. Within the containment structure, exposure rates could be high enough to result in lethal doses within a matter of hours. Right. तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि रेडियोएक्टिव गैसेस, लिक्विड एंड पार्टिकुलेट जो होंगे वो उससे दोनों तरह के एक्सपोजर लगेंगे, एक्सटर्नल भी लग सकता है और इंटरनल एक्सपोजर भी होएगा. और विद इन कंटेनमेंट स्ट्रक्चर में एक्सपोजर रेट जो होगा वो इट कैन बी हाई, कि वो इतना हाई हो सकता है कि वो लीथल डोज होगा इन अ मैटर ऑफ आवर्स. विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस बोथ एक्सपोजर एंड अदर हजार्ड्स वुड बी लोअर. यदि हम डिस्टेंस इंक्रीजिंग डिस्टेंस यूज करते हैं, इंक्रीज डिस्टेंस यूज करते हैं, तो एक्सपोजर जो होगा दोनों का एक्सपोजर भी होगा और अदर हजार्ड्स भी जो होगा वो लो हो जाएगा. The areas at risk from high level radioactive waste dispersed by a large explosive device can be many miles from the source. With a smaller amount of source material and explosive, the area of concern is more in the range of several city blocks or a few miles from the target area. राइट. ये बोल रहे हैं कि जो रिस्क पे जो एरियाज हैं,
फ्रॉम द हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट जो डिस्पर्स होता है बाय द यूज ऑफ लार्ज एक्सप्लोसिव, वो जो होता है वो होएगा मेनी माइल्स फ्रॉम द सोर्स, काफी दूर तक जा सकता है उसका असर। मतलब रेडियो एक्टिविटी डिस्पर्स जो होता है वो कई माइल्स तक डिस्पर्स हो सकती है फ्रॉम द सोर्स। विथ ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ सोर्स मटेरियल एंड एक्सप्लोसिव, द एरिया ऑफ कंसर्न इज मोर इन द रेंज ऑफ सेवरल सिटी ब्लॉक्स। यदि मान लो कि अमाउंट ऑफ सोर्स में स्मॉलर अमाउंट ऑफ सोर्स मटेरियल होगा और एक्सप्लोसिव भी कम यूज किया है, तो वो हो सकता है कि सेवरल सिटी ब्लॉक्स के अंदर ही उसका एरिया हो फ्रॉम द टारगेट एरियाज का। The inventory of radioactive material at research reactors in universities or other facilities is very small in comparison to that in power reactors. Therefore, the anticipated impact from such an attack would also be significantly less. जनरली जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल जो यूज़ करते हैं लोग रिसर्च रिएक्टर्स पे, जो यूनिवर्सिटीज़ में लगे होते हैं, या अदर एरिया पे जहाँ पे बहुत ही कम एक्टिविटी हैंडल होती है कंपेयर टू पावर रिएक्टर, वहाँ पे से जो इम्पैक्ट जो भी होगा अटैक का वो सिग्निफिकेंटली लो होगा। फ्रॉम दिस अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं और इसके आगे की रिकॉर्डिंग न्यूक्लियर वेपन से शुरू करेंगे। सो वी विल स्टॉप इट हियर।